नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से संबंधित तमाम अपडेट्स लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश दुनिया की क्या है परिस्थिति, और साथ ही हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से आप अपना, अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 नए मामले सामने आए हैं, तो करीब 61,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोरोना अपडेट की। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चर्चा बिंदु हैं, उनके बारे में आपको एक बार पहले बता देता हूं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कोरोना संबंधी कार्य बल ने मोलनुपिराविर को कोरोना चिकित्सा प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया है। वो शामिल क्यों नहीं किया है, वो जानने की कोशिश करेंगे। 28 दिसंबर को मोलनुपिराविर को भारत के औषधि नियामक ने मंजूरी कैसे दी थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन लहर के बाद फ्लू जैसी सामान्य बीमारी हो जाएगा कोरोना। क्या ये संभावना सही है? रिपोर्ट कहती है कि देश में ओमिक्रॉन का पहला मामला आने के बाद 35 बार ये अपना स्वरूप बदल चुका है। तो क्या ओमिक्रॉन से लड़ने की लड़ाई थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो गई है? इन तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। दोनों विशेषज्ञ मेहमान वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा हैं, चेयरमैन एंटी-एजीआई के हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, प्रोफेसर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले वर्तमान स्थिति, क्योंकि दो विचार सामने आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा की अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन की ये लहर थोड़ी सी धीमी पड़ती जा रही है, कम हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं और ये कहा है कि तीसरी लहर भी दूसरी लहर जैसी घातक हो सकती है। वस्तुस्थिति क्या है, सही जानकारी क्या है? धन्यवाद प्रतिबिंब आमंत्रित करने के लिए। जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि अभी जहां तक दिखाई देता है कोविड के केसेस अपने पड़ाव पे है, दे आर राइजिंग, और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में और 1-2 हफ्ते में केसेस कुछ और बढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछले 4-5 दिन का देखते हैं तो 1.5 लाख से अब करीब 2 लाख को टच करने लगे। तो केसेस अभी बढ़ने की संभावना है। दूसरा, ये बहुत साफ हो गया है कि इस वायरस का संक्रमण की क्षमता डेल्टा और बाकी कोविड वायरसेस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि घर में अगर किसी एक को हो तो सबको हो जाता है, साथ में जिनसे भी थोड़ा सा भी संपर्क हुआ हो तो वहां पर संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये है कि हमारे ज्यादातर अभी तक जो भी हमारे देश से आंकड़े आए हैं, जो अनुभव रहा है कि वैक्सीन का स्वरूप या तो लक्षण के बिना है या लक्षण बहुत ही एक साधारण बीमारी की तरह है, और गंभीर बीमारी होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना बड़ी कम है। और इसमें ये खास तौर पे देखा गया है कि वैक्सीन लगाने की वजह से जिसके वैक्सीन लगा हुआ है उसमें भी इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक सांत्वना का, कंफर्ट का जो इशू है वो ये कि जिसको वैक्सीन लगा हुआ है और जिसको ओमिक्रॉन या आज का कोविड इन्फेक्शन होता है, बीमारी गंभीर नहीं होने पाती, अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो इस मुद्दे से अगर हम देखते हैं तो ये बीमारी इतनी ऐसी है कि बहुत तेजी से फैल रही है, हमें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन आतंकित होने की या पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो चिंता तो है, लेकिन हमें बचाव के वो सब माध्यम जो हम सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, हम बार बार उसको दोहरा भी रहे हैं कि टीकाकरण और दूसरा कोरोना अनुरूप व्यवहार, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा सामाजिक
समूहों से, सामूहिक समारोहों से दूर रहना, मार्केट से दूर रहना जब तक जरूरत ना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुनील, यहाँ पर ये बात सामने आई है कि संक्रमण मारक चाहे उतना ना हो, लेकिन फैल बहुत तेजी से रहा है। तो एक नई गाइडलाइन आई है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं, तो जब तक सिम्टम्स ना हो या गंभीर जो है सिम्टम्स ना हो, तब तक आपको अपनी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये सही है क्या? आपने बहुत डॉक्टर सुनील, मुद्दा एक बार उठाया है। डॉक्टर अरोड़ा, मैं डॉक्टर सुनीला से एक बार प्रतिक्रिया ले लूं? क्षमा जी क्षमा जी जी। नीला जी। डेफिनेटली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आईसीएमआर का आया है गाइडलाइंस का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये, जैसे कि अभी डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया था, कि वायरस की इन्फेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि उसका इन्फेक्शन और एक से दूसरे को जाना, ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है। परंतु हमने कोई बहुत सीरियस केसेस नहीं देखे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिम्टोमेटिक केसेस के संपर्क में भी लोग आते हैं करके, और उनको कोई लक्षण नहीं होते। मान लो एक घर में जैसे कि 5 जने हैं, उनमें से एक को बहुत ज्यादा सिम्टम है और बाकी 4 उसके संपर्क में आए हैं, तो हम ये मान के चलें कि बाकी 4 भी इन्फेक्टेड है, तो उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। केवल जो सिम्टोमेटिक है, जिनको लक्षण है, वो टेस्ट कराएं। और अभी हमारे पास में सेल्फ टेस्टिंग की भी अवेलेबिलिटी आ गई है, तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एम्पावरमेंट की तरफ, यानी कि कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को एम्पावर करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आजकल हम ज्यादातर जो प्रेशर है अपने सिस्टम्स पे ना डाल के हम वहीं पे टेस्टिंग करें जहाँ पे आवश्यक हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आईसीएमआर का आया है, तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत जी है। जी। और साथ ही साथ ये भी एक आया है कि हर जगह हमें आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह की अगर हमें सर्जरी की आवश्यकता है या कोई इमरजेंसी है, तो टेस्ट के अभाव में उसको रोका ना जाए। हम जल्दी से जल्दी ये प्रयत्न करें कि हम किसी और फैसिलिटी से टाई अप करके बेसिकली हम उस टेस्ट को करवाएं, और आवश्यकता नहीं है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जी उसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेके बहुत जरूरी है। परंतु किसी भी टेस्ट के अभाव में मरीज को किसी भी प्रकार की, हमने अगर इलाज सर्जरी करनी है, इलाज करना है, उसके अभाव में वो इलाज को रोका नहीं जाना चाहिए। और केवल सिम्टोमेटिक्स की तरफ ही हम फोकस करेंगे तो हम अपने सिस्टम्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और जैसा कि अभी चर्चा भी हुई करके कि हम नंबर ऑफ केसेस जरूर कम हो रहे हैं करके, परंतु हम अगर कुछ राज्यों की तरफ देखें, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, या बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना वगैरह में केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस सीरियस नहीं है, परंतु सिम्टोमेटिक्स भी इनमें है, तभी हम उनकी जांच भी कर पा रहे हैं करके। तो जहां पे जरूरी हो वहीं पे हम उनकी जांच करें, सिम्टोमेटिक लोगों की। इन एसिम्टोमेटिक को हम बेसिकली हम प्रिज्यूम करें कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और किसी के संपर्क में अगर आए हैं तो अपने आप को वो आइसोलेट करें। जी जी। डॉक्टर अरोड़ा, क्या ये इसलिए भी है कि पैनिक क्रिएट ना हो, उसको रोकने का भी एक ये प्रयास है? देखिए, बिल्कुल पैनिक तो बिल्कुल ही डॉक्टर क्रिएट अरोड़ा, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा। तो जो ये पैनिक या आतंकित होने का, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो लोगों के मन में चिंता हो जाती है। जी तो यहाँ पर मैं एक दो चीजें साफ करना चाहूंगा कि टेस्टिंग कम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो मुख्य गाइडलाइन है, अगर मैं कुल लबो-लबाब अगर समरी में मैं बोलूं, तो एक ही चीज है कि जो व्यक्ति जिसको संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ ये पता करना है, उसमें अगर लक्षण नहीं है तो जांच करने की आवश्यकता नहीं। जी। तो मेरे परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं और 3 को लक्षण है, 2 को लक्षण नहीं है, तो 2 जिनको लक्षण नहीं है उनकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कल वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं तो वैसे ही रखना है। एक जी तो इसका मकसद ये है कि एक तो स्वास्थ्य सेवाओं पे दबाव ना पड़े, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जिस तरीके से ये फैल रहा है उसमें बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक या जिनको कोई लक्षण नहीं है उनमें भी ये पॉजिटिव आता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो सुनीला जी कह रही थी
कि इस समय अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं जिनके किसी का हड्डी जोड़ने का काम है, या घुटने बदलने हो, या किसी को हार्ट डिजीज की ऑपरेशन करना है, ब्रेन का करना है, और आप उनकी जांच करते हैं तो वो पॉजिटिव निकल आते हैं। ये कोइंसिडेंटल है, बेसिक बीमारी और है। तो इसी तरीके से घरों में और हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में आए हैं। अगर मैं पेशेंट हूं तो अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उनको रहने दें, क्योंकि हमें मालूम है कि करीब 80 से 85% लोग, उनमें संक्रमण तो होता है लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं होते और वो नुकसान नहीं पैदा करते। इसी वजह से ये किया गया है कि हम जो भी संक्रमित है और उसको लक्षण है उसको पता कर लें। यहाँ पर मैं एक बात और अच्छी तरीके से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि अगर घर में या हमारे जानने में कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर है और उसको कोमॉर्बिडिटी है और हमें शक पड़ता है कि वो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, तो वहां जांच करने में गुरेज ना करा जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, और खासतौर पे अगर टीका लगा हुआ नहीं है या एक ही टीका लगा है, तो गंभीर बीमारी होने की संभावना रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी लक्षण वाला व्यक्ति है उसकी जांच होना जरूरी है। जी, डॉक्टर सुनीला गर्ग, एक अच्छी खबर आई थी 28 दिसंबर को। एक दवा है, अभी तक जो दवाएं हैं वो ना हो आपको कोरोना, उसको लेकर है एहतियाती तौर पर उस वैक्सीन का या दवा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक दवा इंट्रोड्यूस की गई मोलनुपिराविर, और 28 दिसंबर को उसको मान्यता भी दे दी गई। लेकिन अब यह खबर आई है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कोरोना संबंधित कार्य बल ने मोलनुपिराविर को कोरोना चिकित्सा प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया है। क्यों शामिल नहीं किया है, वो एक बड़ी बात। क्यों, और अगर शामिल नहीं करना था तो 28 दिसंबर को इसको हरी झंडी क्यों दिखाई गई? देखिए, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिनका हम पता लगाते हैं। पहले दिसंबर में इसका अप्रूवल यूएस एफडीए ने दिया था और बाद में यहाँ पे हमारे को अप्रूवल मिला। परंतु जैसे जैसे हमने इस ड्रग को ज्यादा स्टडी किया तो ये पता चलाया गया कि इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि वो बच्चों में कंजेनाइटल एनोमलीज भी कॉज कर सकता है। और अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी की सोचना चाह रही है या प्लान कर रही है तो उसको 3 महीने का वेटिंग करना पड़ेगा। साथ ही साथ उससे बहुत ज्यादा कार्टिलेज आपके डैमेज हो सकते हैं और बहुत सारा साइड इफेक्ट जैसे कि पेन इन जॉइंट्स वगैरह लगातार बनी रह सकती है। तो बहुत सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इसको यूज भी कर रहे हैं, कहते हैं कि पहले 3 दिन में इसका असर आता है। परंतु हमें हमेशा अपनी नेशनल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अगर आप याद करेंगे, कुछ समय पहले थैलिडोमाइड नाम का एक ड्रग आया था करके, जिसका इस्तेमाल पहले बहुत होता था, परंतु पता चला कि धीरे धीरे इससे हमारे जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं गर्भवती महिलाओं के, उनमें बहुत सारे संक्रमण होते हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनके बहुत सारे विकार होते हैं। तो इस प्रकार से इस ड्रग की भी ये एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स हैं। जब आपको पता चलता है तो मेरे ख्याल से कभी भी हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये जरूर कहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और डीजीआईसीएमआर ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है इसको अपनी गाइडलाइन से हटाने का। तो ये इस दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि बाद में हमारे को लंबे समय तक अगर इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़े, और हमारे सामने अभी आ गया है क्योंकि ये ड्रग अभी रोल आउट हुआ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इसका मैसेज आना चाहिए कि हमें जो भी ट्रीटमेंट फॉलो करनी है वो एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और गवर्नमेंट रिकमेंडेड गाइडलाइन के हिसाब से ही करनी है। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि डीजीआईसीएमआर ने खुद ही आके ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। क्योंकि कोई भी ड्रग जिसका असर आपकी प्रेगनेंसी पे पड़ता है, आप सोचिए कि लंबे समय पे हमारे देश में कितना लंबा असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्म्ड बेबीज। एक प्रतिक्रिया मैं डॉक्टर अरोड़ा से भी जानना चाहूंगा। वो नहीं कर सकती। जी डॉक्टर अरोड़ा, ये जो वैक्सीन हैं जिसकी ड्राइव बहुत तेजी से चल रही है और एक रिकॉर्ड हम बना रहे हैं वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, उसको लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उसको लेकर भी कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ब्लड क्लोटिंग की भी कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो ड्राइव लगातार सफलता से चल रही है। अगर ये मोलनुपिराविर अगर जो है, अगर होने के बाद, कोरोना होने के बाद भी आपको ठीक कर सकता है,
तो एक जो है आप कुछ बिंदुओं को बता सकते हैं कि अगर आप लेते हैं तो सतर्कता बरतने के साथ ही आप इसको ले सकते हैं और इसे चिकित्सा प्रोटोकॉल में शामिल कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? प्रतिबिंब, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और बेसिकली आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये दवाई हमें इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी है, तो हमारी डीसीजीआई ने इसको अप्रूवल क्यों किया, ये आपका एक महत्वपूर्ण सवाल जी। है। तो ऐसा है कि हर एक वो दवा जो नेशनल गाइडलाइंस में नहीं है, वो अगर हमारे कोविड महामारी में सहयोग करती है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए एक होता है जनरलाइज्ड गाइडलाइंस, वो नेशनल गाइडलाइंस में है। कुछ दवाइयों की बड़ी रेस्ट्रिक्टेड गाइडलाइंस इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका उस रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप में है, इसलिए नेशनल गाइडलाइन में नहीं डाला गया। अब मोलनुपिराविर का उदाहरण ले लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देश में 12 कंपनियां बना रही हैं और दूसरे देशों के मुकाबले ये बहुत सस्ते में मिल रही है। इसलिए जो है डॉक्टरों ने पूरे देश में इसका बहुत अधिक प्रयोग करना शुरू किया है। दूसरी चीज ये है कि जो शुरुआती अध्ययन किए गए हैं उसमें ये देखा गया है कि गंभीर बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कौन सी स्थिति में ये देना सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा और लाभकारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अगर उस एज में, जिस एज में बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, यानी पति पत्नी, और अगर भ्रूण पल रहा है पेट में, उस एज में इस दवा को यूज नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि नुकसान होगा, क्योंकि बच्चों में परेशानी होगी, जैसे कि डॉक्टर गर्ग ने हमें उदाहरण दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर है और उसको कोमॉर्बिडिटीज, उसको गंभीर बीमारी होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति में ये दवाई देना, इसका जो थोड़ा बहुत लाभ है वो मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि इसको नेशनल गाइडलाइन में इसलिए नहीं डाला गया है कि हम नहीं चाहते कि इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो, इरैशनल यूज हो, यानी कि जहां जरूरत है या नहीं है सब लोग देना लगे। लेकिन क्योंकि ये अवेलेबल है दवाई, इस दवाई का भी फायदा है, लेकिन 60 साल से ऊपर जिनमें कोमॉर्बिडिटी हो, जिसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, खाली उसी तबके में अगर ये दवाई दी जाती है तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और इस दवाई के प्रभाव का फायदा। एक खबर आई है, 7 समंदर पार से आई है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है डॉक्टर अरोड़ा की ओमिक्रॉन लहर के बाद ये फ्लू जैसी सामान्य बीमारी हो जाएगा कोरोना। एक तो कितनी अच्छी खबर है ये, और कितनी सत्यता है इस खबर में? तो ये बहुत सुखद समाचार प्रतीत होता है, लेकिन इस बारे में अभी कहना थोड़ा प्रीमेच्योर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से SARS-CoV-2 यानी कोविड वायरस ने पिछले 2 साल में अपना रूप बदलते चले आया है, तो इस बहरूपिया अगला रूप क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बल्कि क्योंकि नेचर किस तरीके से बिहेव करती है, वायरस अपना रूप किस तरीके से बदलता है, कि जिस तरीके से ये सडनली डेल्टा के बाद एक ऐसा वायरस आया जिसमें बीमारी की गंभीरता नहीं बढ़ी, वो कम है, लेकिन संक्रामकता बहुत बढ़ गई, प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगला वेरिएंट भी इसी तरीके से बिहेव करेगा, उसकी शायद हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन सुखद भविष्य की जो एक संभावना है, जैसा कि हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, मैं कहूंगा कि हैप्पी कोविड पेंडेमिक, सो दैट वी आर एबल टू फिनिश दिस। लेकिन अभी इस बारे में संपूर्ण रूप से कन्विंस होकर के, विश्वस्त होकर के कहा जा सके, ये मैं सोचता हूं कि अभी जरूरी नहीं है। जी जी। डॉक्टर सुनीला गर्ग, एक तरफ 15 से 18 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है और उसकी गति भी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ सतर्कता डोज भी दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि कोरोना से लड़ाई में ये 2 बड़े हथियार साबित होने वाले हैं? डेफिनेटली, जितना कि हम वैक्सीनेशन पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं और हमारे देश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वैक्सीनेशन जो हमारे पहले
बड़े लोग रहे हैं यानी कि 18 साल से ऊपर, हम लगभग के 152 करोड़ से ऊपर डोजेस को दे चुके हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी जो कि 15 से 18 साल से छोटे हैं, वो काफी उत्सुकता से लगवा रहे हैं। तो ये वैक्सीन का तो अपना आप में रोल भी है करके, क्योंकि पहले शुरू में हमने देखा कि अल्टीमेटली हमारे पास में जब 16 जनवरी से जब ये वैक्सीनेशन लागू हुआ है, और इसमें डॉक्टर अरोड़ा का मैं जरूर कहूंगी कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि 20 में ही, अप्रैल से ही लगभग वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हुई। तो मैं कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, एक तो सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शंस, हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ को रोकने में। दूसरा, ये हमारे को एक प्रकार से एक ये भी कॉन्फिडेंस भी देता है कि बेसिकली हम सेफ हैं, परंतु हम सेफ तभी हैं वैक्सीनेशन लगवाने के बाद अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी पालन कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, बच्चे अभी तो बहुत उत्सुक हैं, परंतु हमारे पास में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने अभी सेकेंड डोज भी नहीं लगवाई है, जिनमें कि अगर मैं बात करूं बिहार की, झारखंड की या नॉर्थ ईस्टर्न के कई राज्य हैं, तो वहां पे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अगर पेरेंट्स ने नहीं लगवाई है तो बच्चों में भी हेजिटेंसी जरूर आएगी। तो यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हर लेवल पे वैक्सीन हेजिटेंसी को लगातार हमें दूर करना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वैक्सीन लेने का और स्कूल या कॉलेज खुलने का कोई संबंध नहीं है। जी। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करते हैं, यानी कि 2 गज की आप दूरी रखते हैं, मास्क पहनते हैं, क्योंकि आप पहली लहर के टाइम में याद रखिए कि आपके पास में टीकाकरण नहीं था, परंतु आपके पास में मास्क था, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोशल वैक्सीन था। तो हमें लगातार वैक्सीन अप्रोप्रिएट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर पालन करना है, साथ ही साथ 2 डोज टीके की लगानी है। और जो लोग अब यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हमारे 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल है, यानी कि 39 वीक्स की हम बात कर रहे हैं, 39 सप्ताह की, तो वो उसके बाद जैसे उनका डोज ड्यू है वो आके जरूर लगाएं। और जरूर हम ये भी देखेंगे कि इनोवेशंस भी इसमें लाई जाएंगी करके, जैसे कि हमने बहुत बुजुर्ग लोगों के लिए उनके घर के पास में जाके कैंप का आयोजन किया था, तो जरूर इसके लिए भी किया जाएगा, जो लोग नहीं आ सकते। परंतु ये जरूर ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे लोगों को डोज की तारीख मिलती जा रही है, वो आके अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। जी, एक शंका है डॉक्टर अरोड़ा से मैं चाहूंगा, अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। जी जी, एक शंका है। शंका ये है कि हमने देखा कि जब सामान्य लोगों को डोज लग रही थी, पहली और दूसरी, थोड़ा सा बुखार आ जाता था, शरीर में अकड़न हो जाती थी और पैरासीटामोल लेने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया था। लेकिन अब जब युवाओं को लग रही है तो रिपोर्ट ये आ रही है कि युवाओं में उस तरीके का बुखार नहीं आ रहा है वैक्सीन लगने के बाद, या शरीर में उस तरीके की कोई स्टिफनेस या अकड़न नहीं आ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं, घर परिवार और आसपास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि उनको बुखार हुआ है। अगर बुखार हुआ है तो क्या वो पैरासीटामोल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोवैक्सीन का जो ट्रायल किया गया बच्चों में, जी, तो देखा गया कि वयस्कों के मुकाबले जो स्थानीय जहां इंजेक्शन लगाया गया वहां सूजन है, दर्द है और बुखार लगभग वयस्कों के मुकाबले आधा था, बहुत कम है। इसीलिए आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है कि ज्यादातर बच्चों में किसी प्रकार के लक्षण नहीं आए और वो एक इंजेक्शन लगा और उसके बाद वो भूल जाता है। लेकिन जज़ा-कदा जब अगर हल्का बुखार हो जाए या दर्द ज्यादा हो तो पैरासिटामोल की 1 या 2 गोली लेने में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अपने जो वैक्सीनेटर है या चिकित्सा का जो आपका व्यक्ति है, उसके अगर जरूरत समझे तो उससे बात कर सकते हैं, लेकिन पैरासिटामोल ऐसी स्थिति में लेना बिल्कुल सुरक्षित। चलिए, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा और डॉक्टर सृजला गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला, हमें और हमारे तमाम दर्शकों को अपडेट किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोरोना अपडेट में आज के लिए इतना ही। कोरोना अपडेट में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।